का भी है, वो हमारे से नामुतमईन है, सब थक गए, वो थक गए। कब आपने तक अभी पैसे दें आप? इस दौरान अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने जो समझौते किए उससे भारत को 15 सालों के लिए बड़ी सौगात मिल गई। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच 15 साल तक के लिए एलएनजी सप्लाई की। इवन चाइना भी थक गया है हमारे साथ डील करके। उसने स्पेसिफिकली लिखा है कि स्टेट ओन्ड जहां पे ऑर्गेनाइजेशन है वो भी पाकिस्तान के साथ डील करने पे तैयार नहीं है अब। Now India is projecting itself a power in Middle East. आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था। और उन्होंने भारत के साथ एक परमाणु समझौता कर लिया है, और यकीन मानिए ये परमाणु समझौता दिखाता है कि दोनों देशों का भरोसा एक दूसरे पर किस लेवल का है। इंडिया का जो असल मकसद है दैट इज टू टैप टू द एनर्जी सप्लाई चेन। लेकिन आज वो ओआईसी के जो मेंबर्स हैं वो इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडिया के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कोई भी पाकिस्तान को इस वक्त सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कि जो हमारे, जिनको हम अपने फ्रेंडली कंट्री कहते हैं, या हमारे जो हमें लैंडिंग करते रहते हैं या हमें सपोर्ट करते रहते हैं, डोनर फटीक आ गई, फटीक हो गई होगी। सीखने को तो हम दुश्मन से भी सीख सकते हैं, तो फिर उनसे कुछ सीख लीजिए। आज मिडिल ईस्ट देख रहा है दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं उनको एज एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी, एंड वो देख रहे हैं कि वहाँ बिजनेस मॉडल्स के तौर पे देखे जा रहे हैं। करेंगे हम भारत की बात करेंगे, हम यूएई की। जी अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, ये जी बिल्कुल, जिनकी मैं आपको फोटो भी दिखा रही हूँ, शेख खालिद, ये जी आज संडे को पहुंचेंगे इंडिया और बात करेंगे पीएम मोदी से और उनसे मुलाकात करेंगे। एक बहुत ही कहा जा रहा है कि हाई प्रोफाइल डेलीगेशन भी इनके साथ होगा, और ये बात करेंगे इकोनॉमी पे, ये बात करेंगे बिजनेस पे, और डेफिनेटली जैसे कि हम हमेशा से देखते आए हैं कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी और उनके साथ जितनी भी टीम है वो इस चीज में बहुत इंटरेस्टेड रहती है कि किसी तरीके से दूसरी कंट्रीज के साथ जो है वो बिजनेस स्टार्ट हो, किसी ना किसी तरह का जो है वो इकोनॉमी को लेकर आगे बढ़ा जाए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान ने एक अपना माइंडसेट बना के रखा हुआ है कि नहीं जी भारत हमारा दुश्मन है, चले दुश्मनी मान ले, क्या फर्क पड़ता है। दुश्मन मानने से ना उन्हें कोई फर्क पड़ रहा है ना हमें कुछ हो रहा है, लेकिन हाँ सीखने को तो हम दुश्मन से भी सीख सकते हैं, तो फिर उनसे कुछ सीख लीजिए ताकि अपनी भी हालत जो है वो कुछ बेहतर हो जाए। वरना यही होगा कि कोई कंट्री भी पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि इमरान खान साहब ने भी 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि जो सिक्योरिटी के इश्यूज है पाकिस्तान में, और जिस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट्स चल रही हैं कि हर दूसरे दिन ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब शायद जाने ही वाले हैं, अभी गए कि तभी गए। सामान उनका पैक रखा हुआ है पहले दिन से ही, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगर कहीं पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ये हालत हो कि उसको ये लगे कि जी बस हम तो अभी गए कि तभी गए, तो फिर यही हाल होता है जो इस वक्त हो रहा है। और गवर्नमेंट का जो हाल है, जो हालत खराब है, यानी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर ये मानते हैं अपने आप को, तो फिर हर पॉलिटिकल पार्टी को इजाजत होनी चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी के पास एक राइट होता है कि वो अपनी रैलीज कर सकते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स कर सकते हैं, लेकिन जब भी पीटीआई वाले अनाउंस करते हैं तो इमरान खान साहब की बात सुनते ही न जाने क्यों शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं। Now India is projecting itself a power in Middle East. आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था, आज से 15 साल पहले ऐसे नहीं था। आज मिडिल ईस्ट देख रहा है दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं उनको एज एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी, एंड वो देख रहे हैं कि वहाँ बिजनेस मॉडल्स के तौर पे देखे जा रहे हैं। आज मिडिल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इंडिया के एकेडमिक्स से, स्टूडेंट से, जर्नलिस्ट से, बिजनेस कम्युनिटी से उनसे बात कर रही है, उनको देखना चाह रही है। अब ये जो डिस्कशन मिडिल ईस्ट के हवाले से इंडिया मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है जीसीसी का, डॉक्टर जयशंकर ने 3 अल्फाज कहे हैं, पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, बिकॉज उनको पता है कि मिडिल ईस्ट के लोग डेमोक्रेसी और इस तरह की चूरन पसंद नहीं करते। दे टॉक अबाउट पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। मजे की बात है चाइनीज भी यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, चाइनीज भी कॉमन स्ट्रेंथ, दिस इज अ चाइनीज वर्ड फॉर इट्स इन्फ्लुएंस when it wants to get engaged with the world.
कॉमन सिक्योरिटी, कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ। अब मुझे ये बताएं, जीसीसी के साथ उन्होंने जब बात की है डॉक्टर जयशंकर ने, तो किस चीज की बात की? हिस्ट्री की, कि इंडिया का हिस्ट्री आपके साथ मिलती है, कल्चर की बात की है और शेयर्ड वैल्यूज की बात की है। 3 चीजों की बात की है। सो इट मीन्स वो कह रहे हैं कि हमें इस्लामिक लेंस से ना देखें, हमें हिस्ट्री से देखें, हमारा कल्चर एक है, हमारी वैल्यूज एक है। और आगे वो कहते हैं कि आए इकोनॉमी पे फोकस करें, आए एनर्जी आपके पास है वो हमें दें, आए डिफेंस मजबूत करें, यानी कि हमसे हथियार लेने की कोशिश करें अगर हम आपको दें, आए हम जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी शाखें अरब वर्ल्ड में खोलें, टेक्नोलॉजी की बात करें, एजुकेशन की बात करें कि आए आपके बच्चे हमारे पास आए और हमारे बच्चे आपके पास आए, पीपल टू पीपल टाइज, यानी कि हमारा 1 करोड़ बंदा है उसमें से और बंदे रखें। सो दैट इज व्हाई वो अपनी सारी की सारी गेम को पीपल प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस के गेम में रख रहे हैं। सो वो कह रहे हैं कि ये जो 9 मिलियन लोग हैं, तकरीबन 1 करोड़ बंदा है जो वहां पे बैठा हुआ है, ये है वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक इम्पॉर्टेंट बेड रॉक है रिलेशनशिप का। ठीक है जी। और ट्रेड तो ऑलरेडी उनकी बहुत ज़्यादा है और वो सारी चीज़ें हैं। और किसको नहीं पता कि इंडिया का जो असल मकसद है दैट इज़ टू टैप टू द एनर्जी सप्लाई चेन, कि एनर्जी की सप्लाई चेन को कैसे, एक वक्त था कि अमेरिका ने अरब वर्ल्ड के साथ जो इतनी कुर्बत रखी उसकी यही वजह थी, एनर्जी सप्लाई चेन, इसको कैसे कंटिन्यू करना है। ठीक है। सो आज इंडिया समझता है कि हम उभरती हुई इकोनॉमी है, पॉपुलेशन है, हमें एनर्जी चाहिए। सो एज ए फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट एंड ए लार्जेस्ट मार्केट, जो इंडिया का फ्यूचर जो है वो मिडिल ईस्ट के साथ अटैच है। दिस इज व्हाट दे बिलीव। वन, कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग सेटल नहीं है वो मिडिल ईस्ट में जाके सेटल हों, और दूसरा यह कि हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि हमें आपकी जो कमोडिटी है वो चाहिए।